शांता बूढ़ी और कांता बूढ़ी एक खाने के होटल की मालकिन हैं। ये होटल ही उनका आखिरी सहारा है, लेकिन मानो उनकी इच्छा के खिलाफ अब तक टिका है। होटल की छत या फर्नीचर कुछ भी अपनी असली जगह पर नहीं है। ओहो, अरे बूढ़ी, कब से यहाँ पे बैठा हूँ, खाना कब दोगी? अरे इससे तो अच्छा होता कि मैं रवि की दुकान पे चला जाता। अरे रवि की दुकान पर ज्यादा ग्राहक आते हैं, इसीलिए मैं यहाँ आया, और तुमने यहाँ पे वही नाटक शुरू कर दिया। कब से बैठा हूँ मैं, 1 घंटे से। अरे हरेंद्र, अरे भाई तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? अब भाई बूढ़ियाँ तो अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं ना। देखो चारों तरफ तूफान और बारिश है, इस वजह से वो भी ठीक से काम नहीं कर पा रही हैं, समझो। ओहो, तो आप ही बताइए बाबू, मैं और कितनी देर तक बैठूं? कम वक्त तो हो नहीं गया, 1 घंटा हो गया लगता है। अब तो भूख भी मर गई है और खाने का मन भी नहीं कर रहा है। सुनो, होटल में खाना खाने आओ तो थोड़ी देर तो लगेगी ही। मैं भी तो बैठा हूँ ना, है? तुम्हारे पास मेरे से ज्यादा काम तो है नहीं। मुझे तो पूरा गांव संभालना पड़ता है, फिर भी मैं कुछ नहीं कह रहा, चुपचाप बैठा हूँ। तो तुम काहे को उछल कूद कर रहे हो भाई? शांत बैठो चुपचाप। देखिए बाबू, आपके पास क्या काम है क्या काम नहीं है, ये मुझे जानना जरूरी नहीं है। मेरा काम मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मुझे यहाँ बैठने में दिक्कत हो रही है। खाना देना है तो जल्दी दो, और अगर नहीं देना है तो साफ साफ कह दो भैया नहीं देंगे, बात खत्म। वाह 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 बेटा, मैंने तुम्हारे जैसा व्यस्त आदमी इस पूरे गांव में नहीं देखा। लगता है जैसे पूरे राज्य का काम तुम ही करते हो। धिक्कार है, यहाँ आना ही मेरी गलती थी। अगर मैं रवि की दुकान पर जाता तो अच्छा रहता। अरे देर से ही सही, पर कम से कम खाना तो मिलता और इतना सुनना भी नहीं पड़ता। बात करते हैं। हाँ? शांता बूढ़ी और कांता बूढ़ी का इस दुनिया में कोई नहीं है। वो एक दूसरे का सहारा बनकर ही जी रही हैं, इसलिए हमेशा एक दूसरे का दुख बांट लेती हैं। और कब तक ऐसे चलेगा? हमें अपना होटल अब ठीक कराना ही होगा। पहले हमारा होटल कितना अच्छा था, कितना मशहूर था। पूरे गांव के लोग सिर्फ हमारे होटल में आते थे, और अब गांव वाले हमारे होटल को गरीब होटल कहते हैं। क्या करें? अगर हमारे पास पैसे होते तो होटल को यूं ही थोड़ी ना छोड़ देते, जरूर इसे सुधार कर सुंदर बना देते। तब गांव वाले भी हम पर हंसते नहीं। हंसते हैं तो ठीक है, पर ये जो सबके सामने हमें अपमानित करते हैं, हमारे होटल को छोटा कहते हैं, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। आज देखा ना, हरेंद्र कैसे चंद्रशेखर बाबू से हमारे होटल को लेकर बहस कर रहा था। अरे उसके बारे में क्या कहूँ, वो तो हमेशा लोगों के पीछे पड़ा रहता है। अच्छा हुआ कि चंद्रशेखर बाबू थे, नहीं तो हमें और सुना देता। रहने दे, उन बातों की चिंता मत कर। ये सब हमारे नसीब में लिखा ही है। हम चाहे कितनी मेहनत करें, ये सब तो सुनना ही होगा। हाँ, अब तो मान ही लिया है, जो किस्मत में है वही होगा। कितने दिन और जिएंगे, तब तक होटल चलाकर 2 पैसे कमा लेंगे, और मर जाएंगे तो भी ठीक है। ऊपर वाले ने हमें इतना सामर्थ्य तो दिया है कि खुद कमा ले, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। यही हमारे लिए बड़ी बात है। वैसे भी हमें दुख सुख मानकर ही जीना होगा। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। दूसरी तरफ चंद्रशेखर बाबू का सहायक था रवि। बुढ़ियों के होटल के सामने ही उसका एक चमचमाता हुआ होटल था। टूटा फूटा होटल छोड़ गांव वाले सब रवि के होटल में ही जाते थे। देख रवि, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज भी चंद्रशेखर बाबू ने मुझे बूढ़ियों के सामने कितना सुनाया। जरूर बूढ़ियां बहुत खुश हुई होंगी। मैं ये सब किसी भी हालत में नहीं मानूंगा। शांत 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 शांत। अरे भाई, मैंने तुम्हें कितनी बार तो कहा है कि उनका होटल बर्बाद कर दो ना। देखो, मैं हूँ चंद्रशेखर बाबू का सहायक, फिर भी बाबू कभी मेरे होटल में नहीं आते, हमेशा बूढ़ियों के होटल में ही खाने जाते हैं। अरे तो अब किया क्या जाए, ये बताओ।
अरे मैं तो चाहता हूँ कि गांव का एक भी आदमी उन बूढ़ियों के होटल में ना जाए, सब मेरे होटल में आए। बस तुम लोग मेरी थोड़ी सी मदद कर दो, तुम्हारा भी बदला हो जाएगा, मेरा भी फायदा हो जाएगा, है? ठीक है, लेकिन ये बताओ करना क्या होगा, साफ साफ बताओ। देखो, हम एक काम करते हैं कि पूरे गांव में फैला देंगे कि बूढ़ियों का खाना अच्छा नहीं है, उनका चावल खाकर लोग बीमार हो जाते हैं। बस इससे क्या बड़ा फायदा होगा? फालतू बात करते हो, कुछ फायदा नहीं होगा। अरे रुको तो सही, देखो फिर तुम और मैं मिलकर उनके होटल की छत में छेद कर देंगे ताकि बारिश होते ही पानी होटल के अंदर गिरे, फिर वहां कोई नहीं जाएगा। हाँ, ये सही उपाय है। अभी जितने छेद हैं उससे और ज्यादा कर पाए तो बस समझो मजा ही आ जाएगा। हाँ, लेकिन रुको, इसी के साथ ही और भी उपाय है मेरे पास। जब वो चावल खरीद कर जाएंगे तो हम चोरी छुपे उस चावल में नकली पत्थर मिला देंगे, फिर गांव के लोग छी 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 करेंगे और सब मेरे होटल की तरफ खींचे चले आएंगे। क्या कहते हो? उपाय तो तुम्हारा एकदम जबरदस्त है। ठीक है, तो काम शुरू कर देते हैं। अब और सहा नहीं जाता, मैं तो बदला लेकर रहूंगा। बात करती हैं बुढ़िया। अरे मत पूछो, इन बूढ़ियों का खाना तो दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। सुना है गांव के लोग कहते हैं कि उनका चावल खाने से पेट खराब हो जाता है। और नहीं तो क्या। अरे भैया, उनकी दाल इतनी पतली होती है कि जैसे आसमान में छुरी मारो तो जैसे बारिश की बूंदें गिरती हो। समझ ही नहीं आता कि कौन सा पानी है और कौन सा दाल है। बिल्कुल सही कहा तूने, मैं भी यही कहने वाला था। और सुन, उस दिन उनका बना एक रोटी मैं ले आया, कुत्ते को दिया तो कुत्ता रोटी खाकर सीधे दांत के डॉक्टर के पास चला गया। अरे ये क्या कह रहा है तू? वाह भाई वाह, मजा आ गया। कुत्ता गया दांतों के डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने क्या कुत्ते को दूसरा दांत लगा दिया क्या? अरे कैसे लगाएगा, किसी और कुत्ते का दांत तो गिरा ही नहीं कि उसको इस कुत्ते के दांत की जगह फिट कर दे। वाह रे वाह भाई। अरे हंसा हंसा के मेरा पेट दुखा दिया तूने। चलो, इससे अच्छा तो भाई रवि के होटल चले। बूढ़ियों के होटल में अब मन नहीं करता जाने का, खाना दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। अरे नहीं रे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो बस तुझसे मजाक कर रहा था। रवि के खाने से कहीं ज्यादा बेहतर है दोनों बुढ़ियों का खाना। गांव वाले बिना वजह उनका नाम बदनाम करते हैं, फालतू की बातें करते हैं। मैं तो बस तुझे ऐसे ही सुना रहा था, हंसी ठट्टा। हाँ, और अब वो बूढ़ियां बूढ़ी भी तो हो गई हैं, उन्हें होटल चलाने में भी दिक्कत होती है। ऊपर से सारा खाना बनाना, ग्राहक देखना सब अकेले करती हैं, तो थोड़ा बहुत गलती तो हो ही जाती है। वही तो, बिल्कुल सही कहा तूने। और अगर हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? इतने सालों से वो हमारी सेवा ही तो करती आई हैं। बिल्कुल सही कहा। अब भाई हम तो बूढ़ियों के होटल ही जाएंगे भाई, यही सही है। हम आ गए हैं, अब देर नहीं करनी चाहिए। चारों तरफ बारिश बढ़ती जा रही है, भीग कर बुखार हो जाएगा। चलो जल्दी से उनकी छत में छेद कर देते हैं। हाँ हाँ दादा, चलो चलो, पहले मैं छत पर चढ़ता हूँ, फिर तुम आना। हैं? अरे मुझे क्या चढ़ना है इस छत पर? मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऊपर से बारिश से छत बिल्कुल फिसलन भरी हो गई होगी। मैं चढ़ा तो सीधे नीचे धड़ाम से गिर जाऊंगा। अब देख भाई, तुझे आदत है, तू ये काम कर ले, मैं कोई और काम कर लेता हूँ। ओहो ठीक है दादा, ऐसा ही करो, फिर तो काम जल्दी निपट जाएगा। रुको मैं जाता हूँ। हाँ, क्या हुआ रवि, हो गया क्या? अरे इधर तो मेरा काम पूरा हो गया, तुम जल्दी करो, यहाँ से निकलना है। अरे बारिश बढ़ती जा रही है, ठंड भी लग रही है। अरे हाँ हाँ हाँ, थोड़ा वक्त दो, तुम्हारे जैसा आसान काम नहीं है मेरा। छत बहुत फिसलन भरी है, कितने साल से बदली ही नहीं, पता नहीं।
पैर टिक ही नहीं रहे हैं। ओहो, अरे सुनो, सावधानी से करना, कहीं गिर मत जाना, वरना सब समझ जाएंगे कि हम बूढ़ियों के होटल का नुकसान करने आए थे। पकड़े जाएंगे, आराम से। अरे नहीं नहीं दादा, नहीं पकड़े जाएंगे। मैं संभल कर काम कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा समय और। हाँ हाँ ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। काम खत्म करके जल्दी नीचे आओ। दोनों बुढ़ियां अपना आखिरी सहारा खोकर हताश हो जाती हैं। वैसे भी होटल ठीक से नहीं चलता था, ऊपर से इतना नुकसान देखकर वो बहुत दुखी हो जाती हैं। हाय रे, अनर्थ हो गया। कल तक तो होटल ठीक ठाक था, अचानक इसकी छत कैसे टूट गई। मुझे लगता है कल रात आंधी बारिश में ज्यादा नुकसान हो गया, पुरानी छत और ज्यादा टूट गई। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मेरी समझ कहती है कि ये छत तो और कई महीने आराम से चल जाती। इतनी सी आंधी बारिश में छत कैसे गिर सकती है। हम तो रात को सोए थे, हमें क्या पता आंधी कितनी तेज थी। शायद उसी से हुआ होगा, इसके अलावा और कौन कर सकता है। और वैसे भी आंधी बारिश की रात में कौन जानबूझकर हमारी छत तोड़ेगा। हाँ, सही कह रही हो, हमने तो कभी किसी का नुकसान नहीं किया। कोई आकर हमें नुकसान पहुंचाए, शायद ये मेरी गलत फहमी है। अब करेंगे क्या, हाथ में पैसे भी नहीं है कि छत ठीक करवा सके। ऊपर से बरसात के दिन में होटल चलाना मुश्किल हो गया है। वैसे भी अब तो ग्राहक आते नहीं, इस हालात में तो और कोई नहीं आएगा। जरा सी बारिश में होटल पानी से भर जाता है। छोड़ो, कोई ना कोई उपाय निकाल ही लेंगे। अब रोने से कुछ नहीं होगा। चलो खाना बनाने की तैयारी करें, 2-4 ग्राहक भी आए तो भी कुछ फायदा होगा। ओ बूढ़ियों, कहाँ हो? अरे आओ भाई, खाना परोस दो, मैं आ गया हूँ। अभी तक खाना तैयार नहीं है क्या? बाबू, आप आ गए। हम तो कब से खाना बनाकर बैठे हैं। गांव का कोई भी आदमी हमारे होटल नहीं आया। आप क्यों आए बाबू? अरे आश्चर्य, क्यों नहीं आता मैं? होटल खोला है तो मैं क्यों ना आऊं, क्यों ना खाऊं? कितने सालों से मैं तुम्हारे होटल का ग्राहक हूं। अगर मैं भी ना आऊं तो कैसा लगेगा, हैं? बात वैसी नहीं है बाबू। पहले होटल और अब का होटल, दोनों में बहुत फर्क है। देख तो रहे हैं, पानी और कीचड़ से हाल क्या हो गया है। लोग बैठ भी नहीं सकते, आप कैसे खाएंगे? सुनो बूढ़ी, मैं अकेला खाकर 10 लोगों के पैसे देने की ताकत रखता हूँ। तो अगर अकेला भी खाऊं तो तुम्हारा गुजारा चलता रहेगा। मैं तुम्हारे होटल के अलावा कहीं और खाना खाऊंगा ही नहीं। अगर तुम होटल बंद कर दोगी ना तो तुम मेरे घर आकर पकाकर मुझे दोगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। हमने तो सोचा था होटल टूटते ही हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, चिंता ना करो, मैं हूँ ना। जब तक मैं हूँ तुम्हारा होटल मैं डूबने नहीं दूंगा। चलो मैं देखता हूँ कि क्या किया जा सकता है। जो भी करूँगा तुम्हारे भले के लिए करूँगा। आपकी बातों से हमें बहुत सहारा मिला। आप बैठिए, हम खाना लेकर आते हैं। लेकिन एक बात, आज आपसे पैसे नहीं लेंगे। अरे नहीं नहीं भाई, ऐसा मत कहो। आज तो तुम्हें कोई ग्राहक भी नहीं मिला, इसलिए मैं आज अकेला ही 10 लोगों के पैसे दूंगा। बस ठीक है। इसके बाद कुछ दिन बीत गए। गांव के सभी लोगों ने रवि की दुकान पर जाना शुरू कर दिया। लेकिन रवि की दुकान का खाना खाकर गांव वाले लगातार बीमार होने लगे। गांव वाले न्याय के लिए पहुंचे चंद्रशेखर बाबू के पास। अरे बाबू, मेरा सौभाग्य कि मेरे इस व्यापार में पहली बार आप मेरी दुकान पर आए हैं। आइए ना बाबू, आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। मैं यहाँ ना बैठने आया हूँ और ना ही तेरे खाने को खाने आया हूँ। तेरे खिलाफ मेरे पास शिकायत आई है। गांव वालों ने तेरे खिलाफ न्याय मांगा है। तेरी वजह से गांव वाले बीमार पड़ रहे हैं। मेरी वजह से ये आप क्या कह रहे हैं बाबू? मैं सच कह रहा हूँ।
गांव वाले गवाह हैं, उन्होंने तेरी दुकान का खाना खाकर बीमारी पाई है। तू अपने खाने में क्या गड़बड़ कर रहा है रे? क्या बात कर रहे हैं बाबू? इतने सालों से व्यापार कर रहा हूँ, कभी गांव वालों ने मेरे खिलाफ कुछ भी बुरा कहा है क्या? नहीं कहा ना। मुझे पूरा यकीन है कि ये किसी की साजिश है या उन्होंने कुछ और खाया होगा जिससे गड़बड़ हुई होगी। मेरी दुकान के खाने से तो गड़बड़ हो ही नहीं सकती। ओ, अब ये सब बातें करके कोई फायदा नहीं है। मेरे पास शिकायत आई है तो मुझे न्याय करना ही होगा। अरे बाबू, शिकायत आई है तो कोई सबूत भी तो होना चाहिए ना। कोई सबूत नहीं है कि मेरे खाने के बाद ही गड़बड़ हुई है। हो सकता है कि किसी और के खाने से या किसी बीमारी से हुई हो गड़बड़। बेवजह मेरे खाने की बदनामी मत कीजिए बाबू। अच्छा, मतलब कि तुझे अब सबूत चाहिए, है ना? ठीक है, मैं तुझे सबूत लाकर दूंगा और फिर तेरी सजा तय होगी। हाँ तो ठीक है बाबू, मैं भी उसी के इंतजार में हूँ। जिस दिन आप सबूत लाएंगे उस दिन मैं आपके न्याय को मान लूंगा। जो सजा देंगे स्वीकार होगी। अच्छा बेटा, लेकिन एक बात, अगर तूने खाने में गड़बड़ की तो अभी से बंद कर दे, वरना तेरी बर्बादी के दिन शुरू हो जाएंगे। समझ गया ना? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया था कि उल्टे सीधे रास्ते में पैसे खर्च मत करो। तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब मुसीबत में फंस गए हो तो भुगतो। अब तुम्हारा तुम जानो। मैं इन झंझटों में नहीं पड़ने वाली। क्या कहा तुमने? अरे क्या मैं अकेला बुरी योजना बना रहा था? तुमने मेरे साथ मिलकर योजना बनाई थी, तब तो कुछ ना बोली। अब मेरे साथ झगड़ने आ गई हो, हैं? चुप रहो तुम। मैं किसी योजना में नहीं थी। तुम लोगों ने खुद ही योजना बनाई, खुद ही काम किया। इतने सारे चावल में कंकड़ मिलाने के लिए कितने कंकड़ अलग से खरीदने पड़े? बताओ क्यों? रास्ते में पड़े हुए कंकड़ मिला देते। तुम पागल वागल हो गई हो क्या? सड़क पर पड़े कंकड़ मिलाते तो सब तुरंत समझ जाते। अभी जो हमने मिलाया है वो चावल में बिल्कुल घुल गया है, खाने वाले को पता ही नहीं चलेगा। तो फिर क्या? मुझे अब कुछ नहीं कहना। तुम्हें जैसे रहना है तुम वैसे रहो, मुझे जैसे रहना है मैं वैसे रहूंगी। तुम्हारे इन झगड़ों में मैं नहीं पड़ने वाली। कितने पैसे बर्बाद करती है। अब तो उधार वाले बार बार पैसे मांगने घर पर आ रहे हैं। असल में क्या है, 2-4 दिन समझा बुझा कर रखो। जैसे ही हाथ में पैसा आएगा सब कुछ चुका दूंगा ना भाई। हाथ में पैसा आएगा कैसे तुम्हारे? तुम कोई काम करते हो? दिन रात बस इधर उधर घूमते हो। तुम्हारे जैसे आदमी के साथ गृहस्थी चलाना अब बोझ बन गया है। अरे हाँ तो चली जाओ ना, जहाँ ठीक से गृहस्थी कर सको। मेरे पास रहने की जरूरत नहीं है, जाओ। जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। वक्त आने पर चली जाऊंगी, तब समझोगे तुम। अरे भाई, जो भी कहो, बूढ़ियों के होटल का खाना ठीक ही था। इतने सालों से बूढ़ियों के होटल में खाते आ रहे हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। हम तो बस मजाक में उनके लिए मजाक उड़ाते थे। अरे बिल्कुल सही कहा भाई, मैं भी ऐसे ही हंसी मजाक करता था। लेकिन भाई उनके खाने की आदत हो गई थी। अब तो जाना पड़ता है रवि की दुकान पर, और रवि का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। और क्या बताऊं, सुनो, उस दिन चावल खाने बैठा तो चावल पका ही नहीं था। ऐसा लगा कि धान से सीधे निकाल कर ले आए हों। ऐसा अध पका कच्चा चावल खिला दिया। दिमाग खराब हो गया मेरा तो। अरे तेरी, ये क्या बात कर रहे हो? अरे मुझे तो उस दिन समझा बुझा कर ले गए थे कि मछली के साथ चावल खिलाएंगे। अरे बाप रे बाप, वो मछली खाकर 3 दिन खांसता रहा मैं। पता नहीं कैसी मछली थी। हाँ, खांसे क्यों? अरे क्या पता, शायद ठंडी बासी मछली थी, उसी से मुझे सर्दी लग गई। अरे धात तेरे के, ससुरा इस गांव में अच्छा खाना ही नहीं मिलता। कभी कभी तो मन करता है कि पास के गांव जाकर खाऊं, लेकिन 2 कोस चलकर जाना पड़ेगा, इसीलिए जाता नहीं। अरे करे क्या, बूढ़ियों के होटल में बैठने की जगह ही नहीं है, और ऊपर से सुबह से रात तक बारिश होती रहती है। सारा पानी होटल के अंदर घुस जाता है। वही तो, ऐसे कैसे चलेगा? फिर हम खाना कहाँ खाएंगे भाई? और गांव में तो और कोई होटल भी नहीं है। भाई, बूढ़ियों को अपना होटल ठीक कर लेना चाहिए। ठीक करेंगी कैसे?
देखते हैं, कहने से क्या होता है, ठीक करेंगी तो भी देखना है। चलो देखते हैं क्या होता है। दूसरी ओर चंद्रशेखर बाबू ने रवि के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए खुद ही रवि की दुकान का खाना खाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में वो बहुत बीमार पड़ गए। प्रणाम बाबू, आपने मुझे अचानक बुलाया, बताइए ये क्या हो गया आपको? आप बिस्तर पर क्यों पड़े हैं, बीमार हैं क्या? मुझे इस हालत में देखकर भी तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों बुलाया है तुझे, ये भी समझ में नहीं आ रहा। माफ करिएगा बाबू, अगर आप मुझे बताएंगे नहीं तो मैं समझूंगा कैसे? अरे क्यों नहीं समझेगा, तेरी दुकान का खाना खाकर ही तो आज मेरी ये हालत हो गई है। तूने कहा था ना कि मेरे पास सबूत नहीं है। हाँ, इन कुछ दिनों में मैंने तेरे होटल का ही खाना खाया, किसी और होटल का या बाहर का कुछ भी मुंह में नहीं डाला। फिर भी देख मैं बीमार क्यों हुआ। क्या बात करते हैं बाबू, फालतू की बकवास मत करिए। शायद गांव में कोई बीमारी फैली है जिससे आप भी बीमार हो गए। अब जबरदस्ती का मेरे खाने को काहे बीच में ला रहे हैं? मैं खुद सबूत बनकर तेरे सामने पड़ा हूँ, फिर भी तू मान नहीं रहा। ठीक है, तुझे अब इसकी कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। ओ बाबू, आप काहे सजा देंगे मुझको? आपके पास तो कोई सबूत ही नहीं है। अरे मूर्ख कहीं के, मैं खुद तेरे सामने जिंदा सबूत हूँ, फिर भी तुझे और सबूत चाहिए। तेरा हिसाब तो अब मैं करूंगा। अरे 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 अरे, ये कैसी बातें कर रहे हैं बाबू? कुछ भी हो जाए दोष मेरे खाने पर है ना, सब समझ रहा हूँ मैं। अब मेरा व्यापार अच्छा चल रहा है तो किसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना? चुप कर, मुझे क्यों बर्दाश्त नहीं होगा? तेरे से कम है क्या मेरा धन दौलत है? या तू बड़ा आदमी बनकर गांव का मुखिया बनना चाहता है? तूने गांव वालों का बहुत नुकसान किया है, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। अब जा, समय पर न्याय होगा, जा। उधर गांव वाले कैलाश और रवि की करतूत पकड़ लेते हैं। नतीजतन गांव वाले आराध्या, कैलाश और रवि को पकड़कर चंद्रशेखर बाबू के पास ले जाते हैं न्याय की उम्मीद में। अरे ये क्या, तुम लोग इसे बांध कर क्यों ले आए हो मेरे पास? आप बताइए बाबू, आपके गांव में आप किसी भी अन्याय को होने नहीं देते, लेकिन आपकी नजरों से छुपकर ये लोग लगातार गलत काम कर रहे हैं। गलत काम? इन्होंने क्या गलत काम किया? अरे बाबू, आप तो जानते हैं कि बूढ़ियों का आखिरी सहारा वही होटल है, वो भी टूटा फूटा है। उसे भी इन लोगों ने ही बर्बाद कर दिया, चावल में कंकड़ मिलाकर, और भी घटिया बना दिया, जिससे कि अब गांव वाले वहां नहीं जाते और होटल बंद होने की कगार पर आ गया। ओह, मतलब तूफानी बारिश से होटल में समस्या नहीं हुई, असली समस्या तो इन तीनों ने मिलकर की है। लेकिन क्यों? अब आप समझ नहीं रहे बाबू। मैं चाहता था कि इस गांव में होटल का सारा व्यापार सिर्फ मेरा हो। अच्छा, तुझे इतना लालच है कि तूने बूढ़ियों को बर्बाद कर दिया, फिर अपने एकाधिकार के चक्कर में गांव वालों को बीमार कर डाला तेरे घटिया खाने ने, नालायक कहीं के। अरे तो क्यों ना करता बाबू, बूढ़ियां अब बूढ़ी हो चुकी हैं, वो अब कितने दिन जिएंगी? उन्हें ये व्यापार करने की भला क्या जरूरत है? मेरी दुकान घाटे में जा रही थी और ये गांव वाले उसका खाना खाकर तारीफ करें, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ठीक है, अगर तू बर्दाश्त नहीं कर सकता तो आज से इस बाजार में तेरी दुकान बंद। अब कभी तू ये व्यापार नहीं करेगा, और तेरे पास जो काम करता था वो भी आज से खत्म। अब तू सड़क पर भीख मांगेगा, क्योंकि गांव वाले तुझे कोई काम नहीं देंगे। आराध्या और कैलाश कर्जदारों के ताने और शर्म के कारण गांव छोड़कर चले जाते हैं। दूसरी ओर चंद्रशेखर बाबू रवि को पकड़कर उसका सारा पैसा छीनकर गांव वालों में बांट देते हैं। नतीजतन रवि को मजबूर होकर गांव-गांव भटककर भीख मांगनी पड़ती है। अरे रवि, ए भाई, तू भीख काहे मांग रहा है? तेरे ऊपर इतना बुरा वक्त आ गया, ये तेरे पास तो पैसा वैसा तो होना चाहिए था। अरे पैसा कहाँ से होगा?
चंद्रशेखर बाबू ने मेरा सारा पैसा छीनकर गांव वालों में बांट दिया। अब मैं लाचार होकर गांव-गांव घूम रहा हूँ, पैसों की उम्मीद में भीख मांग रहा हूँ। हाय राम, हमारा ये हाल होगा ये तो हम समझ ही नहीं पाए। चंद्रशेखर बाबू ने हमें सही सबक दिया है। आज हम रास्तों पर भीख मांग रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमने बुढ़ियों को गिराने की कोशिश की थी। अच्छा ही हुआ, अब और लोगों का नुकसान मत करो। अब समझ में आया ना, दूसरों का नुकसान करने से अपना ही नुकसान होता है। मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था। अरे चुप रहो, अब कोई बात मत करो। यहाँ मैं और रवि बात कर रहे हैं, तुम्हारी बातें अब बर्दाश्त नहीं होती। बर्दाश्त क्यों होंगी? मैं तो सच ही कहती हूँ। सच बोलने से ही तुम्हें चुभन होती है। अरे तुम्हारी बातें सुनकर ना एकदम दिमाग ही खराब हो जाता है। शायद अब हम कभी इस गांव में लौट कर नहीं आएंगे। हाँ ठीक है दादा, जहाँ भी जाओ मुझे याद रखना। अगर कभी इस गांव में आओ तो हो सकता है कि मुझसे मुलाकात हो जाए, वरना पता नहीं किस गांव में भाग्य के सहारे भटकना पड़े। अच्छा चलो अब हम चलते हैं। अरे बाबू, आइए आइए, बहुत दिनों बाद आपको देखा। हमने तो सोचा था कि आप अब हमारे होटल में आएंगे ही नहीं। अरे कैसे आता बूढ़ी, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। तुम्हारे होटल की छत गिराने के पीछे बारिश नहीं, कैलाश और रवि का हाथ था। मैंने सबूत निकालकर उन्हें सजा दी और तुम्हें वापस तुम्हारे होटल में लौटा लाया। क्या कह रहे हैं बाबू? हमने तो उनका कभी कुछ नहीं बिगाड़ा। बचपन से उन्हें देखकर बड़े हुए हैं और अब वही हमें नुकसान पहुंचाएंगे। अरे खैर वो सब छोड़ो। देखो भाई, बहुत भूख लग रही है और मैं आज नया मेहमान भी लेकर आया हूँ, इसीलिए अच्छा खाना बनाना, ठीक है? समझे? हाँ बाबू, समझ गई। आप दोनों बैठिए। कहाँ बिठाएं? बैठने की जगह नहीं है। अरे वाह 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 चंद्रशेखर बाबू, आपने बिल्कुल सही कहा था। आपने जो कहा था उससे भी 2 गुना मजा आया। बहुत दिनों से ऐसा खाना नहीं खाया था। सुना बूढ़ियों, तुम्हारे खाने की तारीफ हमारे मेहमान भी कर रहे हैं। ये मेहमान खाने की क्वालिटी अच्छी तरह से समझते हैं। बस आपको अच्छा लगा, यही हमारे लिए काफी है। यही हमें खुशी देता है। देख रहे हो दादा, ये होटल पहले बहुत मशहूर था, लेकिन धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि अब ये होटल चलता ही नहीं है। अरे तो कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। अब मैं आ गया हूँ, इस होटल को नए रूप में सजाकर ही जाऊंगा। बूढ़ियों का आखिरी सहारा फिर से उनके हाथ में लौटाऊंगा। अरे वाह, मैं भी लंबे समय से यही सोच रहा था, लेकिन कर नहीं पाया। अब आप मदद कर रहे हैं तो दोनों मिलकर मदद करेंगे। हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आप बस काम शुरू करवा दीजिए। आखिरकार चंद्रशेखर बाबू और मेहमान की मदद से दोनों बुढ़ियां अपने गरीब होटल की मरम्मत करती हैं। खुशी में वो पूरे गांव को न्योता देकर खिलाती हैं। क्यों बूढ़ियों, अब तो खुश हो ना? बहुत खुश हैं बाबू। आपकी मदद से हमारा ये गरीब होटल फिर से खड़ा हो गया। अब हमें कोई चिंता नहीं। अब हम गांव के गरीब लोगों को भी मुफ्त में खाना खिलाएंगे। आज की खुशी के दिन हम पूरे गांव को मुफ्त में खिला रहे हैं। यानी आज हमारे होटल का सबको न्योता है। हाँ, अच्छा लगा कि आपके गांव आकर एक नेक काम कर दिया। बस अब आप सब मुझे आशीर्वाद देना। सब आपके कारण हुआ बाबू। जब भी आएंगे हमारे होटल में जरूर आना और खाना खाकर जाना। अरे जरूर जरूर जरूर, तुम्हारे हाथ का खाना भला कैसे भूल सकता हूँ। तुम्हारे हाथ का स्वाद आय हाय अलग है, एकदम अलग। क्या बूढ़ियों, अब होटल पाकर खुश तो हो ना? बिल्कुल खुश है बाबू। हमारा ये पुराना होटल जिंदगी भर गरीब होटल नाम से ही गांव में मशहूर रहेगा। और गांव के जितने भी असहाय लोग हैं
उनके लिए यहाँ का खाना हमेशा मुफ्त होगा, हर समय। अरे वाह वाह, तुमने अच्छा फैसला लिया। गांव के साथ रहने और सेवा करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मजेदार किस्से देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।